नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री दिया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जिसने टेस्ट दिया है वो भी इस पूरे वीडियो सॉल्यूशन को देखा करो। मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, हिंदी है, सबका यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाता है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो इन क्वेश्चनों को आप देख लें, क्योंकि दोनों ही माध्यम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। टेस्ट की पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 3 है। 75% टोटल है, 150 अंक हैं। और आपने अपनी रैंक भी देख ली होगी कि रैंक कौन सी आपकी आई है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे भी पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या कि तीसरा टेस्ट हुआ था। देखो, विद्यार्थी बहुत सारे टेस्ट देते हैं, लेकिन टॉप 5 की रैंक जारी होती है। ऐप के अंदर टेलीग्राम पे आपको टॉप 20 की रैंक जारी होती है। तो देखो, टॉप 5 जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांच पे रहे, तो 150 में से जो टॉपर रहा था उसने अब की बार 122.72 नंबर लिए। दूसरा जो था इसके अंदर देखो कितना गैप आ गया, 97.42, फिर 96.76, फिर 94.06, फिर 92.14। ये 5 टॉपर रहे थे। इनका परसेंटेज आप देख सकते हो जितना रहा है। तो इसका मतलब ये 5 विद्यार्थी टॉपर है 150 में से आपकी रैंक, क्योंकि 40% पेपर पे क्लियर होना अनिवार्य है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट लेने के बाद भी टेस्ट नहीं दे रहा है तो आप टेस्ट दें, कल पर न छोड़ें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। निश्चित समय पर टेस्ट दें ताकि आप रैंक में भी शामिल हो जाओ और आपको पता भी लगे कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चौथा जो टेस्ट होगा वो 10 फरवरी को होगा। तीसरे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने 10% इंडियन हिस्ट्री के दिए थे, वो चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या था क्योंकि जो पार्ट में जिस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे उसी के हिसाब से चर्चा करेंगे। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया। ये कहा था लाला लाजपत राय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गर्मपंथी नेता वो थे जो ये विश्वास करते थे कि अंग्रेज ऐसे, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो प्रक्रिया थी इनके पास। तो जिसमें हम नाम पढ़ते हैं लाल बाल पाल, लाल पाल और पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। उनमें से लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, जब साइमन कमीशन भारत आता है उसके विरोध में आंदोलन होता है। और उस समय जो लाला लाजपत राय और पर सांडर्स ने, जो के नेतृत्व में सांडर्स थे, उनके नेतृत्व में लाठियां बरसाई गई थी। लाहौर में ये विद्रोह कर रहे थे और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया। देखो व्याख्या देख सकते हो, लाला लाजपत राय ने महान अशोक, श्री कृष्ण और शिक्षा और छत्रपति शिवाजी आदि अनेक पुस्तकें लिखी थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। टोटल के टोटल जो थे वो सारे गोरे लोग थे। इसके लिए विरोध किया और लाहौर में विरोध करे लाला लाजपत राय पर सांडर्स ने क्या बरसाई, गोलियां बरसाई। ठीक है, ये याद रखना। जब भी लाला लाजपत राय का नाम आता है तो हमें एक बात याद रखनी है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना जो की जाती है उसके जन्मदाता, स्थापनाकर्ता लाला लाजपत राय थे। और जब इन पे लाठियां बरसाई गई तो उन्होंने कहा था कि मेरे पर बरसाई गई एक एक लाठियां खून का कतरा आने वाले समय में आपसे हिसाब लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न, एज ऑफ कंसेंट बिल 1892 का किसने विरोध किया? एज ऑफ कंसेंट बिल 1892 का किसने विरोध किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। देखो, ये था सम्मति आयु विधेयक, या इसको कहते हैं एज ऑफ कंसेंट बिल 1891-92। यह विधेयक एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 के नाम से बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 12 वर्ष किया गया था। तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया था। लड़कियों की विवाह की आयु, अब आज समझ लो कि विवाह की आयु 18 है, 21 करने जा रही है केंद्र सरकार। और उस समय 12, मात्र 12 वर्ष की बालिका का विवाह, यह था। इसका विरोध
किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, टेस्ट ऐप में मिल रहा है, सारी प्रक्रिया आपको मिल रही है। निश्चित कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड से जुड़ा है, और अगर सेकंड पेपर तो आपका मजबूत होता है, लेकिन पहली लड़ाई आपकी होती है फर्स्ट पेपर की। अगर आपने फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं लिए तो फिर सेकंड पेपर आपके क्या काम आए? तो निश्चित हमारे साथ जुड़िए। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो विद्यार्थी जुड़ा बहुत अच्छे स्कोर के साथ, अभी वो सेकंड पेपर देगा। पहले जो थर्ड पेपर है उसमें जुड़े थे, अब फर्स्ट पेपर में आप अच्छे तरीके से जुड़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था जय हिंद का नारा दिया था, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? सरोजिनी नायडू। सुना है नाम सरोजिनी नायडू का? हमारे देश की प्रथम राज्यपाल, देश की प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम राज्यपाल। जबकि सुचेता कृपलानी हमारे देश की प्रथम, यानी हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही थी। देखो सुभाष चंद्र बोस, अभी 23 जनवरी को इनका जन्मदिन गया है। 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती बोस। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, और आजाद हिंद, आजाद हिंद सरकार का गठन किया। जबकि आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जबकि आजाद हिंद सरकार का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके अलावा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा इन्होंने, तभी तो हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, 1945 में या फिर रहस्य में बना हुआ है कि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, लेकिन पूरा कोई कन्फर्म है नहीं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था, यानी राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्र के पिता, राष्ट्रीय पिता तो किसने? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कहा था। देखो 6 जुलाई 1944 को बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय पिता, भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यानी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रभार संभाला था। मैंने कहा था ना, नेतृत्व किया। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था, मोहन सिंह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक विरंजन विरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक विरंजन दास थे। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें ध्यान रखना, साथ साथ में आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता को फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से पुकारा गया है। ये प्रश्न सारे आपके फिक्स, जो शासक है उन्हीं पे है। तो किसको? विपिन चंद्र पाल को, इस नेता को फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से पुकारा था, विपिन चंद्र पाल को। तो विपिन चंद्र पाल ने इंग्लैंड में रहकर स्वराज्य नामक पत्रिका निकाली। जब भारत लौटे तो उन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र चलाया। इनका जन्म 1858 हबीबगंज बांग्लादेश में हुआ। द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में इन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी। किसने? विपिन चंद्र पाल। राम प्रसाद बिस्मिल किन को क्विक सिल्वर पारा कहकर पुकारते थे? कहते नहीं तेरो पारो चढ़ गयो, ठीक है, पारा कहकर पुकारते थे चंद्रशेखर आजाद को। राम प्रसाद बिस्मिल किन को क्विक सिल्वर पारा कहकर पुकारते थे? चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद वास्तव में आजाद था, कभी पकड़ में नहीं आया। जन्म भावरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में।
सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। इनसे इंपॉर्टेंट देखो, अब क्वेश्चन आ गया। अब जिसने टेस्ट दिया है उसने सॉल्यूशन देखा है, यहाँ देख रहा है, उसको ये चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही। इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त 1925 को कांकोरी रेल डकैती कांड को इन्होंने अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 को कांकोरी रेल डकैती के आरोप में इनके 4 साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी इसमें शामिल थे। और फिर एल्फ्रेड जो पार्क था उसमें ये खुद कनपट्टी पे बंदूक तान के और शहीद होते हैं। पकड़े नहीं गए, कभी भी पकड़े नहीं गए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने, तो सुनते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो किसने दिया? इकबाल ने। किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी और भगत सिंह ने पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किया था। यानी नारे के रूप में जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? भगत सिंह ने। जबकि इंकलाब जिंदाबाद रचना किसकी है? ये इकबाल की है। भगत सिंह ने आंदोलन में कहा था कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। यानी जो अन्याय चल रहा है ना वो समाप्त होना चाहिए। एशिया एशिया वासियों का है यह नारा किसने बुलंद किया? ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। एशिया एशिया वासियों का है ये नारा किसने बुलंद किया? तो ये किया रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस की बहुत कम है, कितनों को पता नहीं रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी गतिविधियां थी, कितने युवा तैयार किए थे भारत की आजादी के लिए। देखो, रास बिहारी बोस ने जापान में न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र निकाला था। आपके प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे। बस घबराना नहीं है, इनको ढंग से पढ़ना, फिर भी ये गलत हो जाते हैं। और मुसीबत ये आ जाती है कि हम 40% नंबर नहीं बना पाते, ये कंडीशन आ जाती। रास बिहारी बोस का देहांत 21 जनवरी 1945 को जापान की भूमि पर हुआ। इनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा था। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने सम्मानित किया था। और ये टेस्ट सीरीज है, जिसने नहीं लिए नानक क्लासेज ऐप में जाइए। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट के लिए पूरी शेड्यूल वाइज टेस्ट है। इसमें आपको 7 शेड्यूल प्लस 13 टोटल मेगा टेस्ट यानी 20 टेस्ट मिलेंगे। इनकी पीडीएफ मिलेगी, इनका वीडियो सॉल्यूशन ऐप में मिलते यानी यूट्यूब पे फ्री मिलता रहेगा। तो आज ही ज्वाइन करो फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज। अगला, इसी समुद्री जहाज से सावरकर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जल में कूद गए और तैरकर फ्रांस पहुंचे। फ्रांस सरकार ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी कौन सा जहाज था? और वीडी सावरकर, वीर सावरकर का नाम आए, काले पानी की सजा, इतनी खतरनाक सजा इनको मिली थी, इतना संघर्ष किया। और आज इन पे बहुत सारा कई बार विवाद भी चलता है राजनीतिक क्षेत्र में। इस समुद्री जहाज से सावरकर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जल में कूद गए और तैरकर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस सरकार ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। वो जहाज था मारिया जहाज। कौन सा? मारिया जहाज। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसे कोई प्रश्न थोड़ी पूछता है। अभी एक यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष धोती पहननी शुरू की थी। प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, हम सोचते लेते तो ये जहाज वगैरह तो पूछते ही पूछते हैं। और खतरनाक था, ऐसे थोड़ी है। देखो जहाज से गुजरा, फिल्मों पुरानी फिल्मों में देखे उसी थे, वे पुरानी फिल्मों में लड़ता लड़ता जहाज जहाज नीचे समुद्र में कूद जाए, फिर दूसरी जगह निकल जाए। समुद्र को तो नाम लेना शौक है, समुद्र यहाँ को नहीं भी समुद्र में पड़ गया बाहर नहीं, समुद्र से देख लेगा तो ही हाल जोगा, यहाँ हालन लाग जोगा थोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय तो मारिया जहाज। जब उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान एसएस मारिया से भारत लाया जा रहा था, तब वे समुद्र में कूद गए और पकड़े गए। बाद में उन्हें अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। तो इतनी खतरनाक थी। काला पानी, काला पानी उनके द्वारा लिया गया उपन्यास है। मेरा जीवन कारावास उनकी आत्मकथा है। उन्होंने उपन्यास था इनका काला पानी, क्योंकि काले पानी की सजा दी थी। काले पानी की क्या दी थी? सजा दी थी। ठीक है। और इनका उपन्यास भी इन्होंने काला पानी लिखा। और मेरा जीवन कारावास इनकी आत्मकथा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। वो दिन, काला दिन कौन सा था? 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो कब? पुलिस द्वारा लालाजी की हत्या को, लालाजी यानी लाला लाजपत राय की हत्या को राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए 17
दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, सैंडर्स की हत्या की, तब इनको पकड़ लिया गया और न्यायालय में इन लोगों पर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया था, षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया और 23 मार्च 1931 को इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये टोटल आपके कितने 10 प्रश्न हो गए इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक दिया था उसके। अब हम चलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर पर। राजस्थान की ज्योग्राफी में टॉपिक था एक तो जलवायु और एक अपवाह तंत्र, दो था। प्रदेश में जलवायु से संबंधित असत्य कथन बताओ। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हिंद महासागर से आती है। बिल्कुल, मान लो ये राजस्थान है या भारत है, कुछ भी ले लो, यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर। अब ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है वो हिंद महासागर से उठेगा, ये एक शाखा अरब सागर की तरफ चली जाएगी और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से। अब बंगाल की खाड़ी से इस साइड बारिश होती है और अरब सागर से इस साइड बारिश होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पवनें हिंद महासागर से आती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। इस बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है उसमें सर्वाधिक बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। और राजस्थान में सर्वाधिक अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। मानसून सबसे पहले अरब सागर से होती है क्योंकि नजदीक पड़ता है। अरब सागर अपने से 400 किलोमीटर दूर है राजस्थान से, जबकि बंगाल की खाड़ी हमारे से अपने से लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। तो पहले मानसून तो अरब सागर की खाड़ी का आएगा, लेकिन बारिश ज्यादा कौन सा करेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून है। बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी है, इधर बड़ी है तो जल भी ज्यादा आया, तो इससे बारिश ज्यादा इससे हुई है सर्वाधिक, पहले अरब सागर से पहुंचा। ये भी पॉइंट सही है। अरब सागर मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा में, और अरब सागर की खाड़ी से सबसे पहले अपने पहुंचता कहाँ पे है, सबसे पहले प्रवेश करता है बांसवाड़ा में। इसलिए तो हम बांसवाड़ा को कहते हैं राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। बांसवाड़ा में पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा वो बांसवाड़ा में बारिश करेगी, जबकि बंगाल की खाड़ी से मानसून सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ से करेगी, क्योंकि इधर से झालावाड़ में आता है सबसे ज्यादा, तो झालावाड़ में होती है। क्लियर हो गया, उत्तर सारे के सारे सही है, 1 2 3 4 5। सवाई माधोपुर जिला निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। सवाई माधोपुर जिला। अब राजस्थान के अंदर टोटल जलवायु कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5। ये जो इधर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल शुष्क है। यहाँ का क्षेत्र बिल्कुल शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, ठीक है, ये उप आर्द्र है, आर्द्र है, ये आर्द्र है, और ये अति आर्द्र। 5 प्रकार के हो गए। अब ऐसे नहीं इसमें जिले इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ आता है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। 5 प्रकार की जलवायु है, ये मैंने बता दी। ये किस आधार पर, वर्षा के आधार पर इन पे बांटी है। यहाँ जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ जो बारिश होती है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दोनों को 2 भागों में बांटती है। फिर ये होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, यहाँ फिर 80 से 90 सेंटीमीटर, और यहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, यानी अंदाजे से इनको मनाया गया। अब देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर, अर्ध शुष्क का प्रतिनिधित्व करता है जोधपुर, उप आर्द्र का करता है जयपुर, और आर्द्र का करता है सवाई माधोपुर, और अति आर्द्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, झालावाड़ करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला बताओ। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपने जलवायु का टॉपिक पढ़ा, टिवार्थ। टिवार्था का नाम सुना आपने, टिवार्था, कोपेन और थॉर्नवेट, तीनों की जलवायु वर्गीकरण है। निम्न में से टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है, प्रश्न ऐसे आएगा, कौन शामिल नहीं है। BWH, BSH और AW, तीनों ही शामिल है, जबकि ये BSHW ये शामिल नहीं है। ये कोपेन का है, इसका है, सबने 4-4 भागों में बांटा है इनके अनुसार, ये कोपेन का है। अब देखो टिवार्था के, टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण BWH, इसको कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो प्रतिनिधित्व करता है वो जैसलमेर। BSH उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य प्रदेश, प्रतिनिधित्व करता है नागौर। CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधित्व करता है सवाई माधोपुर। और AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर।
इन BWH, BSH, CAW और AW तीनों याद रखने, इन किस स्थान पे आते हैं और इनका प्रतिनिधित्व कौन सा है। अगला प्रश्न देखो, नदियों से प्रश्न आपको मिला। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी राजस्थान की 12मासी नदी है, बिल्कुल सही है, वर्ष भर बहती है। घग्गर नदी कालका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, ये भी सही है। कांकनी नदी जैसलमेर में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड जिले की विराट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। देखो विराट की पहाड़ी है ना, विराट की पहाड़ी पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड में चली गई, तो ये सारे के सारे पॉइंट सही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सी चंबल की विशेषता नहीं है। चंबल, चंबल नदी पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें, बिल्कुल सही है। जो कोटा बैराज है ना, जहाँ से सिंचाई नहीं होती है, उस पे। यह अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। हालांकि अपवाह की दृष्टि से बनास भी सबसे लंबी है, बनास भी है। ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव, पूर्ण बहाव, अगर पूर्ण बहाव पूछे तो बनास का आएगा। सीधा पूछे अपवाह की दृष्टि से नदी, यह सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, बिल्कुल बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 6 जिले में जाती है, 6 जिले में जाती है। यहाँ से प्रवेश की चित्तौड़गढ़ में, चक्को, याद सूत्र याद रखना, चक्को, बुस, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, 6 जिलों में बहती है और यमुना में जाके गिर जाती है। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र यहाँ क्या है, ये मध्य प्रदेश कुछ उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर चलती है। यहाँ पे चंबल अभयारण्य भी बना हुआ है, जो जलीय अभयारण्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। चंबल नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो ये 4 नंबर पॉइंट गलत है। देखो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और कोटा के बाद इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। बारामासी नदी, साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन सी। साबरमती नदी, और ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, इससे प्रश्न आता ही आता है, इसकी सहायक नदी पूछते हैं। देखो वाक्कल, हतमती, मेसवा और मेत्रक। साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर की कोटड़ा पहाड़ी से 5 धाराओं में निकलती है, ऐसे 5 धाराओं में निकल के फिर एक होती है, सिर्फ उदयपुर में बहती है, मात्र 74 किलोमीटर। इसके अलावा सारा का सारा जल गुजरात में जाता है। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम तो उत्तर प्रदेश उदयपुर से होता है, जबकि गुजरात की प्रमुख नदी है वो, क्योंकि गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद ये सारे के सारे किस नदी पे है, साबरमती। इसको वाक्कल भी कहते हैं, देखो वाक्कल, हतमती, वेस्वा, वेत्रक, सई, माजम, ठीक है, ये सारे की सारी साबरमती की सहायक नदी है। देखो वाक्कल, सई, नाड़ी, हतमती, वेस्वा, वेत्रक, जाजम, ये सारी सहायक नदी। अगली नदी देखो, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये द्रव्यवती नदी चर्चा में रहती है, कारण कि द्रव्यवती जो नदी है वो प्रदूषित करती है जयपुर शहर को। इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में अथुनी कुंड से होता है। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। इसे अजमेर शहर में जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये गलत है, ये अजमेर नहीं, ये जयपुर शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो NGT है, उसके द्वारा राज्य सरकार पर द्रव्यवती नदी के प्रदूषण के लिए 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। ये पॉइंट इसका गलत हो जाए। इस विद्वान ने लिखा कि खानवा के युद्ध में राणा संग्राम की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर जीतकर भारत में वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की शुरुआत करते हैं। और यही बाबर है जो खानवा युद्ध में जीतने के बाद फिर आपका जो टॉपिक है ना, मुगल स्थापत्य कला, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो किसने कहा था, किसने कहा था, 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार, कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि कर्नल जेम्स टोड ने इसको संग्राम सिंह यानी सांगा,
राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। सैनिकों का भग्नावशेष यानी इसके कहते हैं कि एक आंख, एक हाथ, एक पैर क्षतिग्रस्त था, 80 घाव शरीर पे थे, फिर भी युद्ध करने खुद जाता था। तो कर्नल जेम्स टोड ने ये ऐसी दशा देखकर इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा। और 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे। देखो हाथियों का हल्दी घाटी युद्ध हुआ कब? 18 जून 1576। इसे कहते हैं खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध इसे कहते हैं गोगुंदा का युद्ध, इसे कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। कहते हैं ना, मेवाड़ की थर्मोपली टोड ने कहा, गोगुंदा बदायूनी ने कहा, जबकि खमनोर किसने कहा? खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। इसे कहते हैं हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध इसे कहते हैं रक्त तलाई युद्ध। रक्त तलाई युद्ध कहा जाता है। इसे कहते हैं बादशाह बाग का युद्ध। तो इसमें किस किस ने भाग लिया था? तो देखो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्तार, गजराज, इन्होंने भाग लिया था हाथियों ने। ये दोनों हाथी थे प्रताप के। ये दोनों हाथी किसके थे? प्रताप के। और ये दोनों हाथी किसके थे? मुगलों के। मुगलों के थे। जबकि मर्दाना किसका था? मर्दाना हाथी था मान सिंह का। मर्दाना मान सिंह का हाथी। और चेतक, चेतक घोड़ा किसका था? प्रताप का था। यार तेरो चेतक पर चाला है, वो चेतक को ध्यान रखियो घोड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्न में से किन मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? मान सिंह, किन प्रांतों का? मान सिंह जो 1550 में मौजमाबाद दुद्दू में इसका जन्म होता है, 1562 में सांबर में जब इसकी बुआ जोधाबाई का विवाह होता है हरकाबाई का, तो ये अकबर की शरण में चला जाता है। और फिर अकबर इसे राजा प्रजंद की उपाधि देता है, 7,000 का मनसब देता है और अपने दरबार में इसको रखता है। उत्तर आ जाएगा इसका क्या? काबुल का भेजा था इसको, बिहार का भेजा था, बंगाल का भेजा था सूबेदार यानी राज्यपाल। तो गुजरात इसके लिए भेजा था इसको, सिर्फ और सिर्फ गुजरात इसको भेजा था। किसके लिए? युद्ध करने के लिए, जो पाट सूरत का युद्ध होता है वहां भेजा। इसने लिखा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा के किले का है, जितना कोटे का किला। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के इतिहास में एक ही बंदा कहता है, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा। कर्नल टोड ने कहा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अगर किसी किले का प्रकोटा इतना बड़ा है तो वो कोटा के किले का, कोटे का किला चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है। ठीक है। ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित किस इमारत पर भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म की जाती है? बड़ा ही चर्चा में रहता है, ताजा ताजा अभी आपके एग्जामिनर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे इसमें बुलंद दरवाजा। और आपसे पूछे 2024 में कौन सा उर्स लग रहा है? उर्स पूछे 812वां उर्स। 812वां उर्स कब लगता है? 1 से 6 रजब। भीलवाड़ा का गोरी परिवार इस बुलंद दरवाजे पर है, क्या फहराता है? झंडा फहराता है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने 1469 से 1500 ईस्वी में करवाया था। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया था। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल में टोटल 5 मंजिला है। कितनी? 5 मंजिला है। देखो हवा महल बनाई, देख लो हवा महल। जिसने नहीं देखा वो यहीं से फीलिंग ले लो। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और पांचवी। इसने पूछा हवा महल की तीसरी मंजिल सबसे पहले बनाया किसने था? शिल्पकार कौन था? वास्तुकार कौन था? लालचंद था। लालचंद। बना कब? 1799 में। किसने बनाया? स्वाई प्रताप सिंह। और भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जयपुर में तीज और गणगौर की सवारी जब निकलती थी तो रानियों के देखने के लिए स्पेशल हो रहे स्पेशल इसको बनाया गया। क्लियर है? अब देखो 5 मंजिलों के नाम कैसे याद रखने हैं। पहली मंजिल का नाम है सर्द मंदिर। क्या नाम है? सर्द मंदिर। ये समझ लो नीचे नीचे रहते हैं तो बहुत सर्दी लगती है। सर्द मंदिर, बहुत सर्दी लगती है। पहली मंजिल नीचे नीचे होती है, ये समझ लो नीचे भूमि में हुआ है, कहीं बना हुआ है, भूतल में होती है तो क्या लगती है? सर्दी लगती है, तो इसका नाम सर्द मंदिर। उसके बाद ये मंजिल है रतन मंदिर। अब यहाँ समझ लो सर्दी के बाद ऊपर जाएंगे तो हमें मिले रतन, और
ये हवा महल बना किसके लिए? महिलाओं के लिए भी गणगौर की सवारी देखती थी। अब ये समझ लो भी पहली मंजिल दूसरी मंजिल पर बह गया रत्न मंदिर। तो अब रत्न मिल गया, महिलाओं को आभूषण मिल जाए और चाहिए क्या है? वो कहते हैं महिलाओं को सूट मिल जाए पहनने के लिए, नए नए डिजाइन के आभूषण मिल जाए, तो वो कहते हैं राम मिल जाए बन। ठीक है, तो दूसरे में क्या आ गया? रत्न मंदिर। उन्होंने सोचा इसका मतलब ऊपर वाली मंजिल में और भी कुछ है, चलें कि हो सकता है कोई भी, पहली मंजिल में ठंड लागी, दूसरे माना आभूषण मिले, हो सकता है तीसरी मंजिल में हमें विचित्र मिल जाए, कोई ऐसी चीज जिसकी कल्पना ही ना करें, क्योंकि लोग आएंगे तो शौक हुआ है तम पूरा यहाँ जिसर हो जाए भंगा विचित्र। तीसरी मंजिल का नाम क्या हुआ? विचित्र, विचित्र मंदिर। फिर उन्होंने सोचा कि आभूषण पहन लिए, बड़े विचित्र लगते होंगे, हमें पता तो लगे भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि महिलाएं शीशे वगैरह हम देखते रहे भी, सुंदरता के लिए वो आभूषण वगैरह है, तो वो सोचती है। फिर वो जाती है चौथी मंजिल पर, उनको लगा भी हाँ ठीक है, प्रकाश अरे चांदनो ठीक है, तो आभूषण चमकने चाहिए। फिर उन्हें लगा कि अब बहुत सारा कुछ पहन लिया, अब हवा खाने जाते हैं, तो ऊपरी ऊपरी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। याद रखना, कोई भी पूछ ले। अब इसने क्या पूछा है आपसे? इसने पूछा है कि तीसरी मंजिल, तो तीसरी मंजिल का उत्तर होगा विचित्र मंदिर। ये इसमें इतनी हवा हवा लेने के लिए इतनी खिड़कियां लगी है, 953 खिड़कियां, 953 खिड़कियां लगी है, और 365 झरोखे इसमें, 365 झरोखे। ठीक है, याद रखिए। ये सारा बता ही दिया मैंने, बताने की जरूरत नहीं है। देखो इस महल की सुंदरता के बारे में एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जादूगर इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता, नहीं पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुर में हो सकता। इतना गजब का इसको बताया। सीतापुरा जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया गया? आपके टॉपिक है महिलाओं से संबंधित है और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, कुछ योजना वगैरह ना राजस्थान के संदर्भ में। तो सीतापुरा जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम, डिजिटल सखी योजना, उपयुक्त सभी, देख लो सारी योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? शुभ शक्ति योजना का नाम सुना होगा, ठीक है, अब बहुत सारों ने सुना नहीं होगा। पेपर में एग्जामिनर क्यों प्रश्न डालता है, आपको पता है? पेपर में एग्जामिनर क्यों प्रश्न डालता है? एग्जामिनर इसलिए डालता है कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर को पता हो कि हमारे द्वारा जो योजनाएं दी गई है वो बच्चों को पता है कि नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वालों को पता नहीं होगा तो फिर परिवार समाज में ये कहाँ तक पहुंचेगी, कैसे जागरूक होंगे? तो मेरे को लगता है 50% तो यही पता नहीं होगी। तो वो कंडीशन है 55,000। ठीक है, 55,000 राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई 55,000। और बार बार प्रश्न ये आता है, यही तो विडंबना है कि हमें पता नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है पेपर में, तो हम करने की बात छोड़ो, हम समाज को कैसे बता पाएंगे कि ये सरकार ने योजना चला रखी है। आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत, तो आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी किस वर्ष? 2021। कब? 2021 में। इसके बारे में आपको खूब सबको पता ही है। 2021 में इसमें 10 से 45 वर्ष की महिलाएं, बालिकाएं शामिल हैं। ठीक है, उड़ान योजना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हर प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। 10 से 45 वर्ष की किशोरी व महिला लाभार्थी है। 19 दिसंबर 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। बस इसका याद रखना, नोडल विभाग है इसका महिला व बाल विकास मंत्री। अब दिया कुमारी मंत्री बन चुकी है। कौन है? दिया कुमारी इसकी मंत्री बन चुकी है। और दूसरे चरण की शुरुआत इसकी 26 अगस्त 2022 को। दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरे पर रहने का कारण, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित है, यानी प्रश्न बना है तो महिलाओं से संबंधित क्यों? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रहती है। देखो लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में किया गया, उपयुक्त सभी। यानी इसके अंदर क्या है कि आपको याद रखना है, पूनम स्टेडियम हुआ, यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा, और इस योजना में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत, ये सभी बच्चों के लिए है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2022 को हुई थी। इसमें कक्षा 1 से 5 को 150 मिलीलीटर दूध मिल रहा है, और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिल रहा है।
प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? ये उस समय योजना शुरू की गई थी जब कांग्रेस सरकार थी और महिला व बाल विकास मंत्री कौन थी? ममता भूपेश थी। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया गया था। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 10 से 18 अगस्त 2023 को प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका नाम है ऑपरेशन गरिमा। 10 से 18 अगस्त छेड़छाड़ की घटनाएं कोई बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमाघरों पर, विद्यालय में होती है तो उसकी सूचना पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गरिमा अभी सरकार के द्वारा गुड टच बैड टच अभियान चल रहा है ना। पहला 26 अगस्त 2023 को प्रथम चरण था, दूसरा चरण 28 अक्टूबर 2030 को और तीसरा चरण अभी 3 फरवरी 2024 को चला। तो गुड टच बैड टच। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की है? तो गोद भराई जो योजना है, गोद भराई योजना वो दौसा में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दौसा में क्या करते हैं कि महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके पोषण के लिए वगैरह के लिए एक इकट्ठा कर लिया जाता है, समारोह करते हैं और उन्हें जिस आवश्यकता चीज की है वो उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, गोद भराई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, अब जाहिर सी बात है योजना इंदिरा गांधी की है तो इस सरकार कुछ ना कुछ करेगी। इस पे इतनी खासियत आपको याद रखने की, दूसरी संतान पर ये 6,000 रुपये करेंगे। यानी हालांकि इन्होंने दूसरी संतान अगर बालक होता है तो 6,000 रुपये, अगर बालिका होती है तो इन्होंने कर दिया, उस सरकार ने किया था 8,000 रुपये। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से ये संपूर्ण राज्य में लागू होगी। 19 नवंबर 2020 से ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया जिला 12 में प्रारंभ की गई थी। 7 सूत्री कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? ये प्रश्न आपकी पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया था ना। 7 सूत्री कार्यक्रम में कंप्यूटर का प्रशिक्षण शामिल नहीं है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण शामिल नहीं है। 7 सूत्री कार्यक्रम 2009-10 में शुरू हुआ था। निम्न 7 घटक हैं: सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करना और समय सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना। एक समान गति दर्शाने वाले वेग के समय आलेख का ढाल होता है। अब कुछ ये साइंस के प्रश्न है, ठीक है, ये आपको सर करवाएंगे, पूरी इनकी व्याख्या करवाएंगे। मैं आपको इंडिया वगैरह उन चीजों को बता देता हूँ। ठीक है, ये मैथ के हैं, साइंस के, ये आपको सर सारे के सारे इंग्लिश के करवा देंगे। मैं आपको करवाता हूँ ये जो चीज़ें हैं अपने पॉलिटिकल के, ये क्वेश्चन है। अब ये आगे आपके किसके? स्कूल मैनेजमेंट। और ये प्रश्न मैं कह रहा हूँ टेस्ट में जितने आपको स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। देखो, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान राज्य खुला विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नहीं, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान राज्य खुला विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब आपको तो तीनों चीज दे दी, इंग्लिश में दे दी, हिंदी में दे दी, वहां पेपर में सीधा देगा RSOS का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप फटाफट जयपुर बता दोगे। RSOS का मुख्यालय एकलव्य भवन जयपुर में है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक स्वतंत्र शासी संस्था है। इसकी स्थापना राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के द्वारा 21 मार्च 2005 को तहत की गई। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना ही RSOS का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, याद रखना। अगला, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन हेतु कितने विषय उपलब्ध हैं? कितने विषय उपलब्ध हैं? तो कितने हैं? 21 विषय उपलब्ध है। 10वीं हेतु 17 है और कक्षा 12वीं हेतु 21 है, क्योंकि यहाँ इसने क्या लिखा है? उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्तर पूछा है तो 21 विषय हो जाएंगे। अगर वो सेकेंडरी पूछे या माध्यमिक सीधा पूछे तो आपका उत्तर होगा 17। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे खेत सिंह। ठीक है, खेत सिंह, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह। अब देखो, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रशासनिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का। RSTB के प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह थे, उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे।
RSTB के वर्तमान अध्यक्ष मदन दिलावर है, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि तत्कालीन उस समय जो शिक्षा मंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, तो अब वर्तमान में हमारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। तो और RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, सारी क्लियर होगी। पूरा नाम, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, इसका वैसे अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। ये किस प्रकार की संस्था? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना। देखो जो टॉपिक आपको दिया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने पढ़ रहे हैं। जैसे कल अगला जो टेस्ट होगा वो शिक्षा वाणी और वो होगा शिक्षा दर्शन, तो उस पर बात करेंगे टोटल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 1973 में हुई। इस वर्ष 1973 में 1973 में राजस्थान सरकार के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई, जिसे सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 19 दिसंबर 1973 की पंजीकरण किया गया, जो औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आया था। SIQ प्रक्रिया का भाग नहीं है। SIQ प्रक्रिया का भाग नहीं है। TCP इसका भाग नहीं। क्या है? TCP। अब पूरा डिटेल देखना इसका। और ये SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। पहले तो पूरा नाम याद रखना। SIQE 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है, जिसमें ABL, CCP, CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया गया। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी, बाल केंद्रित शिक्षण। CCE कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव एंड एवल्यूशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, ये शामिल है SIQE के अंदर। वो जो TCP है वो शामिल नहीं। SIQ परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? SIQ का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा। तो SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी, और इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा राजस्थान निदेशालय द्वारा किया जाता है। दिशा एप्लीकेशन का आदर्श वाक्य। पिछली साल आपसे दिशा का क्वेश्चन पूछा था। पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन क्या आया था कि दिशा की फुल फॉर्म पूछी थी ना। तो दिशा एप्लीकेशन का आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी शिक्षा एप्लीकेशन को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा सितंबर 2017 में आमजन के लिए उपलब्ध करवाया गया था। आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है? RISE। ये पिछली साल आपके पेपर में आया था, तो इनको दोबारा रिपीट हो सकते हैं। अभी देखा आपने 2-3 एग्जाम हुए हैं कृषि पर्यवेक्षक चुनाव भाई 2012, 2013, इधर जो RS प्री का पेपर हुआ था ना, उस वाले प्रश्न यहाँ पूछ रखे, ऐसे आते हैं प्रश्न। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, जल्द ही आपकी मैं 3-4 क्लासें लेके आऊँगा। 2011 से लेकर और लास्ट 2022 में आपका पेपर हुआ है। इन पेपरों के अंदर कल्चर के कौन से प्रश्न आए, हिस्ट्री के कौन से आए, ज्योग्राफी के कौन से आए, पॉलिटिकल के कौन से आए, करंट के कैसे आए, मैं सारा विवरण लेके आऊँगा 3-4 क्लासें। उसमें देख लेना आपको पता लग जाएगा तैयारी कैसे करनी। अभी 3-4 दिन लगेंगे, वो क्लासें मैं लेके आऊँगा, फिर पढ़ लें। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है। अंतर देखो इतना ही आएगा, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, एजुकेटर्स करना है आपको। देख लो, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का मानना है कि राज्य में विद्यार्थियों में सीखने के परिणाम में सुधार के लिए शिक्षक समुदाय सबसे बड़ी ताकत है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस राइज का निर्माण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ 2018-19 में किया गया। यह शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करता है। निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम बताओ। प्रश्न ऐसे आने नॉर्मल, घबराना नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही गलत कर जाते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका पूरा नाम है। और दीक्षा यानी दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो NCERT की एक पदक है, पहल है, ठीक है। ये पहल कर लो, यहाँ पे एक पहल है। दीक्षा एप्लीकेशन का शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 को किया गया। M वेंकैया नायडू उस समय उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है उपराष्ट्रपति। दीक्षा का पूरा नाम है
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये नाम पूरे तरह याद रखने हैं आपको। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल। कोरोना आया था, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाए, गए जा नहीं पाए ऑफलाइन, तो बच्चों को खुश करने के लिए नाम ही रख दिया स्माइल। स्माइल 1.0, 1, 2.0, 3.0, 3 स्माइल आए थे। और इतनी स्माइल आई, बच्चों के घर पे बैठे बैठे मज़े से मोबाइल चलाना सीखे, बड़ा इंटरेस्ट आया उनको। ठीक है, तो ये स्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। देखो, स्माइल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की एक नवीन शिक्षण पर पहल है, और ये रीट में भी प्रश्न आते हैं, फिक्स है लगभग। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर और पाठ्यक्रम के अनुसार ये कंटेंट उपलब्ध करवाया गया, जिसका पूरा नाम और मीडिया सोशल इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, ये स्माइल 3 प्रकार के थे, तीनों में अच्छी स्माइल आई थी बच्चों को। बहुत अच्छे तरीके से स्माइल आके घर में इतनी लत हो गई कि बच्चे अब सारा दिन मोबाइल चलाते चलाते हैं, खाना खाएंगे तो मोबाइल चलाना, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब स्माइल किसकी गई? बच्चों की तो स्माइल आ गई, पर माँ बाप की स्माइल गई, क्योंकि माँ बाप जो मोबाइल चलाते थे अब उनकी जगह वो बच्चे चलाने लगे। बच्चों को मोबाइल देना बहुत जरूरी हो गया, वरना अब डांट प्यार कितना ही कर लो फिर भी प्यार से देना ही पड़ता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है हम देंगे। क्लियर है? आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 21 जून 2021 को बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल तथा आओ घर में सीखे 2.0 प्रारंभ किया गया, और इसके अंतर्गत स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाया गया। निम्न में से एस आई क्यूब योजना का उद्देश्य नहीं है। एस क्यूब योजना का उद्देश्य नहीं है शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार में गुणवत्तापूर्वक वृद्धि करना, विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे हैं। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? बालक केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के अवसर प्रदान करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और आनंददायी व प्रभावी बनाना, ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाते हुए शिक्षा की नींव को मजबूत करना और बच्चों में सृजनात्मक व मौलिक चिंतन का विकास करना, इसके ये उद्देश्य है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब पॉलिटिकल के प्रश्न आ गए आपके लिए। किसके? पॉलिटिकल के प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सविवेकीय है? नहीं, सविवेकीय नहीं है, क्योंकि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद को यह लगे कि कोई कानून लेके आना है अस्थायी रूप से या भी जरूरत है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये लेके आता है, सविवेकीय नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के समय सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए, ये भी सही है। ऋषि वधवा वाद बनाव बिहार सरकार 1983, इस विवाद का संबंध अध्यादेश से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश राज नहीं चलेगा, क्योंकि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। जाहिर सी बात है, आजकल कोई भी काम होता है तो कहाँ पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं केंद्र सरकार के अंदर। ये भी सही है, 1 नंबर गलत है। थोड़ी सी व्याख्या देख सकते हो। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह होती है। कहने का मतलब कि अध्यादेश की अवधि वो होती है जब संसद का सत्र चल गया, सत्र चलने के 6 सप्ताह यानी 42 दिन के अंदर अगर ये पास नहीं हुआ तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति इसे तब चाहे पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं। बैठक शुरू होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह में संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा रद्द माना जाएगा। अध्यादेश राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है। एक विषय पर कितनी बार भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मैं ताजा अपडेट बताता हूँ। राजस्थान के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यों के अंदर अनुच्छेद 213। ठीक है, अपने पिछले साल जैसे हम बात करें 2023, 2022 और 2021 में एक भी अध्यादेश 0 आए थे, जबकि 2020 में 8 आए और 2019 में 3 आए। ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान नोट कर लेना। राजस्थान में 2023, 22, 21 में कोई भी अध्यादेश राज्यपाल ने जारी नहीं किया, जबकि 20 में 8 आए थे, 19 में 3। और ये प्रश्न ये समय वो था जब कोरोना काल था। ठीक है, तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब की जाती है? वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 90 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन,
नहीं। अभी वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से 45 दिन पूर्व, 100 दिन पूर्व या 60 दिन पूर्व। 60 दिन पूर्व, पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में 1 दिन। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाकर बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंध के अधीन वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पूर्व की अवधि में अधिसूचना जारी की जा सकती। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। अधिकतम कितनी? 3। देखो संसद द्वारा एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक लागू रहता है। एक बार फिर अनुमोदन करना पड़ता है। 6 माह करके अधिकतम आप 3 साल तक इसको बढ़ा सकते। नोट 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ाई जा सकती है जब निम्न 2 परिस्थितियां हो जाए। कौन कौन सी? जब संपूर्ण भारत या उसके किसी भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल जारी हो जाए, या जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी इस राज्य में चुनाव करवाने की परिस्थितियां नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब में बहुत बार ऐसा हुआ है ये कंडीशन। जैसे अपने राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? सुरक्षा कपाट कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? मतदाताओं की, अब कहते हैं ना 18 वर्ष जिसका कार्ड बना हुआ वोट डाल सकता है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर, उस समय 1989 में राजीव गांधी थे, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मत देने का अधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार विधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यह संवैधानिक और मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 356 में वयस्क मताधिकार का उपबंध है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, राजस्थान के ये सारे करवा दिए। अब प्रश्न आपके हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के आएंगे और मैं आपको बता देता हूँ ये होगा आपका 10 फरवरी 2024 को 5वां टेस्ट, 5 बजे चौथा टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की चर्चा होगी। ये पढ़ना है आपको। वैसे सिलेबस ऐप में डाला हुआ है, टेलीग्राम पे उपलब्ध है। राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागरूकता होगी। कल्चर में चित्रकला होगी और राजस्थान के भूगोल में कृषि और पशुधन होगा। मैनेजमेंट के अंदर शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी होगी। बाकी भारतीय राजनीति में कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ। साइंस का टॉपिक आ गया कार्य ऊर्जा, हिंदी अंग्रेजी में विभिन्नार्थक शब्द और आर्टिकल डिटरमिनेंट्स होंगे। समसामयिकी में राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य योजनाएं। इसके अलावा नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक। मानसिक योग्यता में संख्या श्रेणी और समयानुक्रम की परीक्षा। और गणित के अंदर घन, घनाभ, लंब का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको टेस्ट मिलेगा 10 फरवरी को। अब चर्चा करेंगे सर हिंदी इंग्लिश वगैरह पे कुछ क्वेश्चन पीछे रह चुके हैं, वो उनके साथ लेकर वहां से ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आराम से समझना है। जिसने टेस्ट नहीं लिया ऐप में जाके टेस्ट ले लें, इनको पढ़ लें और बार बार अध्ययन करोगे तो जो डर आपको सता रहा है 40% न बनने का, वो इससे डर दूर हो जाएगा। बस दूर तभी होगा जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बार बार अभ्यास करोगे। तो जुड़े सर के साथ और लें क्लास अगले इन टॉपिक। तो आइए हम मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इंग्लिश, हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। कौन कौन से पेपर में आए थे चलिए देखिए। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। एक समान गति दर्शानी है और जब भी एक समान गति होती है तो वेग बढ़ता नहीं है, वेग स्थिर रहता है। ये बात आपको पता रहना चाहिए। जब भी एक समान गति रहती है तो वेग बढ़ता नहीं है, वेग स्थिर होता है। चाहे वो कितने की स्पीड से चले, वेग उसका स्थिर रहेगा। और जब वेग स्थिर रहेगा तो त्वरण क्या रहेगा? जीरो। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जब भी किसी द्रव्यमान पे, निकाय पे या गाड़ी पे त्वरण लगाया जाता है तो गाड़ी स्पीड बढ़ाती है। एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी स्पीड बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रखा है उसने? यहाँ एक बात साफ स्पष्ट उसने बोली है कि एक समान गति है और एक समान गति वाले वेग समय आलेख।
ठीक है, एक आलेख बनाऊंगा, ये है वेग और ये है समय का आलेख है, वो एक समान गति है। यानी यहां देखोगे तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी वेग उतना, इस पे देखोगे तो भी वेग इतना ही है, इस पे देखोगे तो भी वेग इतना ही है, आगे भी देखोगे तो भी वेग इतना है। इसका मतलब जो वेग है ना वो जीरो नहीं है भाई, ये जीरो थोड़ी है, यहाँ तो कोई ना कोई संख्या होगी ना, 5 7 इस प्रकार। इसका मतलब वेग क्या है, निश्चित है, स्थिर है, बदल नहीं रहा। और जब भी वेग स्थिर है, बदल नहीं रहा है, इसका मतलब उस गाड़ी या उस चीज पे त्वरण लग रहा है क्या, जीरो। त्वरण क्या लग रहा है, जीरो। और जब भी हमेशा एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें होती हैं जैसे वेग और समय का जो ग्राफ होता है, इसका ढाल किसको प्रदर्शित करता है, वेग और समय का जो ग्राफ होता है इसका ढाल बताता है किसको, त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को। तो मेरे को बताइए, ढाल किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। और त्वरण हमने अभी निकाला कितना, जीरो, तो ढाल भी क्या आएगा, जीरो। तो उसने पूछा है कि आलेख का ढाल, तो आलेख का ढाल, ये सिंपल सिंपल 2 4 चीजें होती है जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, दूरी और समय, इसका कोई आलेख होना और उसका जो ढाल होगा वो बताएगा वेग को। किसको बताएगा, वेग को। अच्छा, वेग और समय का जो ग्राफ है, वेग और समय का जो ग्राफ है, इसमें जो ढाल होगा, इसमें जो ढाल होगा वो किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। तो हमें पता लग गया कि वेग क्या है, स्थिर है। उसने पहले ही कह दिया एक समान गति है, और एक समान गति है तो वेग स्थिर, वेग स्थिर है, इसका मतलब त्वरण तो बढ़ ही नहीं रहा, त्वरण तो लग ही नहीं रहा। अगर त्वरण लगता तो वेग स्थिर रह ही नहीं सकता। तो बताइए त्वरण कितना आया, जीरो। यही त्वरण क्या होता है, वेग समय ग्राफ का ढाल होता है। तो ढाल बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। त्वरण जीरो है तो ढाल भी क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, शून्य हुआ। ये बहुत ही सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है कि हम कहते हैं कि वेग समय ग्राफ होता है, उसका ढाल किसको बताएगा, दूरी समय ग्राफ का ढाल किसको बताए, किसको किसको बताएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये बात भी होती है कि क्षेत्रफल किसको बताएगा, ढाल और क्षेत्रफल का ध्यान रखना। क्षेत्रफल किसको बताएगा उसकी भी अपनी चर्चा कभी बाद में करेंगे। ठीक है, दो चीजें हमेशा गति के समीकरणों में अपने को पता रहनी चाहिए। ये हमारा 34 का ए यानी शून्य आएगा इसका उत्तर। ठीक है, आ जाइए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल, कोई भी असंतुलित बल लगा दो और उस पिंड, निकाय, वस्तु या उस राउंड में जो भी रखी गई चीज है, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसको बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखना। एक बात बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, बलमा, बल बराबर एम ए, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। बल बराबर एम ए यानी बलमा, एम ए, यहां पर एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है। इनटू ए क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है भाई, त्वरण। और इधर क्या है, बल है। तो बल बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, बल का द्रव्यमान इनटू त्वरण, बल का ये फॉर्मूला हो गया। अब उसने कहा है बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसके बराबर होगा। तो त्वरण किसके बराबर होगा, बल के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। समानुपाती का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, सुनना बात, जैसे 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 किसी वस्तु पर मैं, जैसे जैसे किसी वस्तु पर मैं बल बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं, इधर से क्या बढ़ जाएगा, त्वरण बढ़ा। कोई गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं, जितना ज्यादा बल लगाऊंगा त्वरण उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। तो त्वरण उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा जब दो चीजें समान रूप से बढ़ती या समान रूप से घटती हैं। एक बढ़ती है तो इधर भी बढ़ गई, एक घटेगी तो इधर भी घटेगी। इसका मतलब उनके बीच में जो संबंध होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। इसी समानुपाती को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो बल के क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती रहेगा। कौन भाई, त्वरण। तो त्वरण जो है वो बल के क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती। बल बढ़ाओगे तो त्वरण भी बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 35 में बी आएगा। इधर आइए, न्यूटन का द्वितीय नियम किसको बताता है। न्यूटन का प्रथम नियम जो था ये जड़त्व को बताता है। दूसरा नियम किसको बताता है, ये बल और त्वरण के बीच जो संबंध होता है उसको बताएगा। ठीक है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। दूरी और दशा का कोई नियम नहीं होता, यहाँ पर दिशा का नियम होता है। दिशा का जड़त्व होता है पहले नियम में। ठीक है, तो यहाँ बताइए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये 3 नंबर नियम है न्यूटन का। जड़त्व का नियम ये 1 नंबर नियम है न्यूटन का। त्वरण का नियम ये 2 नंबर का नियम है। त्वरण और बल के बीच में जो संबंध बता रहा है वो 2 नंबर का नियम होगा। तो न्यूटन का द्वितीय नियम किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। अभी किसको बताएगा, त्वरण की अवधारणा कहां से आई, देखो, बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। ये कही है बात, संवेग में परिवर्तन की
दर, वेग में परिवर्तन की दर, ये कौन से नियम से आई? दूसरे नियम से आई। तो F बराबर m इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहां से समानुपाती m बराबर वेग अपॉन में समय क्या होता है? त्वरण होता है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो मेरे को बताइए यहाँ पर न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसको बताएगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से बल प्राप्त हो जाएगा, यही बात बताता है, यानी त्वरण का नियम होता है ये। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? अभी बताया। बल जो होता है, एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, बल बराबर एम ए यानी बलमा। क्या याद रखोगे? बलमा। ठीक है, और बलमा याद रखोगे तो यहां पर बल किसके बराबर हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर हो गया। द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर हो गया है। ठीक है, तो बल गुणनफल किसके है? द्रव्यमान और त्वरण के। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। बल समीकरण में F बराबर होता है, अभी बताया है, ma के बराबर होता है। F बराबर ma यानी बलमा। ठीक है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है हमेशा बल। ठीक है, F फोर्स। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से भाग देने पर, अच्छा यहाँ पे x, ये ना मिस्टेक है शायद, पेपर में तो सही होगी, x माइनस 1 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या आएगा उसकी बात करेंगे ना। तो जब भी ऐसे भाग देने की श्रेणी में आप अगर आप भाग बना के करोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो शेषफल क्या रहना चाहिए उसकी बात करते हैं। इसके लिए आप एक काम करो, x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे? 0। तो x इज टू क्या आ जाएगा? +1। तो ये +1 मान कहाँ रख दोगे? इस बहुपद में रख दोगे। रखो, हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या रखूंगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या रखूंगा? सॉरी, माइनस में है क्या? -2, और फिर यहाँ क्या आएगा? 1, और फिर +1 बराबर क्या है? 0 बराबर क्या है? 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगा? 1 -2 प्लस 1, तो यहाँ से 0 आ रहा है इसका उत्तर। कितना आ रहा है? 0। आई का नहीं समझ में क्या? तो इसी प्रकार से अपने शेषफल इसका 0, अगर आप भाग निकाल के देख लोगे, इस प्रकार की आपने छोटी क्लासों में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में यूं अगर आप भाग देते हो, इस प्रकार का भाग दिया जाता है x माइनस 1 का। ठीक है, तो फिर आप x माइनस 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ते हो, फिर इस प्रकार से शेषफल नीचे जाओगे तो सारा कुछ कट कटा के कितना शेषफल आएगा? 0। भागफल नहीं पूछा उसने, शेषफल पूछा है, तो शेषफल यहाँ कितना आएगा? 0। चलिए आगे आइए। बहुपद ये दिया कि कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि का मतलब होता है परास। परास का मतलब होता है अधिकतम x का गुणांक कितना है। ठीक है, अधिकतम x का गुणांक कितना है, कोटि बतानी। किसी बहुपद की कोटि व्यक्त करती है गैर शून्याङ्क पद को, यानी जो शून्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो x का अधिकतम पद कितना है? 4x स्क्वायर, 4x की घात 4। तो यहाँ पर कोटि कितनी बनेगी? 4 बनेगी। x का अधिकतम मान, जो x का गुणांक होता है अधिकतम, वही उस बहुपद की कोटि या परास होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद है, तो सबसे पहले एक बहुपद बना लेते हैं। हमारे सामने एक बहुपद इस प्रकार से होता है, देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक समीकरण होती है, द्विघात समीकरण को इस रूप में इस चीज को बना लेते हैं, है ना। कैसे बनाओगे समझना मेरी बात को। यहाँ देखिए, 5 और -2, ये दो पद दे रखे हैं, इसको मान लो अल्फा मान लूं या इसको बीटा मान लूं, दो दो पद मान लिए मैंने ना। अब एक काम करते हैं, इसका एक बहुपद बना लेते हैं। अगर बहुपद रैखिक समीकरण बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया, तो इसके मान बहुत ज्यादा निकलेंगे, यानी बहुपद बहुत ज्यादा बन जाएंगे मान इसके। ठीक है, तो हम 3 से अधिक इसका उत्तर कर देंगे। 1 2 3 एक परिमित मान हुआ तो इसका उत्तर इन दोनों में से आ जाएगा, अपरिमित हुआ तो 3 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। बहुपद के लिए ये किसको बताता है? ये बताता है गुणा को, यानी दोनों चीजों का गुणा होना चाहिए। और ये चीज बताती है बीच वाली किसको? यानी दोनों चीजों का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सम। दोनों चीजों का सम होना चाहिए। तो समीकरण ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों चीजों का क्या कर दो? सम कर दो, यानी इन दोनों चीजों का सम करोगे। सम करने का मतलब 5 और -2। ठीक है, तो इन दोनों का सम करोगे, तो मैं सम करके बताता हूँ, -2 और इसमें 5 जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो 3 उत्तर आएगा। तो इसका सम कितना बना? 3x। तो यहाँ पे x का गुणा 3x मिल गया। प्लस c किसको बताता है? भी गुणा को बताता है, तो इन दोनों का गुणा कर दोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे तो -2 और 5 का गुणा करने पे क्या आएगा उत्तर? -10। तो यहाँ पे -10 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ पे हमारा समीकरण जो बना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है और इसके मान बहुपद कितने हो सकते हैं, 3 से अधिक ही आएंगे। ठीक है, आई कहानी समझ में क्या, 3 से अधिक ही आएंगे इसके बहुपद। चलिए आगे चलिए, समीकरण x, यहाँ भी एक करेक्शन है, शायद पेपर में ये करेक्शन करने वाला रह गया था हमारा। x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 4 है। x माइनस 2 बराबर, x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना भाई। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या हुआ, हल बताना, हल का मतलब x और y के मान निकालने। सिंपल सी बात है, किसी भी एक चीज का मान उठा के दूसरी में रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x का मान उठा के इस समीकरण में रख देता हूँ, पहली समीकरण का मान। तो पहली समीकरण से x का मान आ जाएगा क्या, 2 प्लस वाई उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नीचे वाली समीकरण में पुट कर देता हूँ ये मान। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे रखूंगा 2 प्लस वाई, ये x का मान आ गया, प्लस 1 वाई पड़ा ही है, बराबर क्या आ गया, 4। यहाँ आ जाएगा कितना, 2 वाई बराबर, यहाँ से 4, 2 उधर चला जाएगा तो 2 वाई का मान कितना आ गया, 1। वाई का मान कितना आया, 1। इसी प्रकार इस समीकरण का मान इसमें रख दो, चाहे दोनों में से किसी में भी रख दो, एक्स का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बोलो कैसे करोगे, वाई का मान निकल गया, वाई का मान इस समीकरण में रख दो, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 1 बराबर 4। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पे 3 आया। तो एक्स का मान कितना होगा, 3 होगा और वाई का मान कितना होगा, 1 होगा। ये लो 3 और 1, यही हमारा उत्तर फाइनल होगा। ठीक है, जब दो समीकरणों दी जाती है तो दोनों को काट छांट के हम क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। एक तरीका और भी है, इस प्रकार से ना भी करो, अच्छा ना लगे मान इधर उधर करने को, तो सिंपल सा तरीका वही आजमा लिया करो। क्या x प्लस वाई बराबर क्या है भाई, 4 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। ये लो, अब काट छांट लो समीकरण को, काटो छांटोगे तो बोलो कितना आया, y से y कैंसिल हो गया तो 2x बराबर क्या आया, 4 में से 4 और 2 6 हो गया ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा मेथड ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई भी मेथड लगा के आप इसको फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न ये है, समीकरण दे रखा है और 24, अच्छा ठीक है, की जोड़ी होगी। तो इस दो समीकरण हैं, इनकी जोड़ी क्या कहलाएगी, इनका समाधान जो बनेगा, एक बनेंगे, दो बनेंगे, या इनका समाधान अनंत रूप से कई समाधान होंगे, यानी अपरिमित समाधान का मतलब होता है अपरिमित इसके मान निकल सकते, या कोई समाधान नहीं होगा। इसके लिए एक सिंपल सी बात होती है, जब भी दो समीकरणें दी जाती हैं तो आपको पता रहना चाहिए, ये जो है गुणांक ये ए होता है, ये गुणांक बी होता है, ये गुणांक सी होता है। इधर वाले का करूंगा A1 B1 C1, तो इधर वाले का ले लेता हूँ A2, इसका ले लेता हूँ B2 और ये हो जाएगा C2। ये लो, ये मैंने गुणांक बाहर लिख लिए हैं ना। जब भी किसी समीकरण में ये चीज बन जाए, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, तो ऐसा अगर प्रारूप आपको मिल जाए कि इनके जो गुणांक हैं आपस में बराबर हो जाए बटा करके, ठीक है, तो वो समीकरण जो होगी उसके अपरिमित समाधान होंगे या अनंत समाधान उसके बन सकते हैं, यानी इसके कई सारे समाधान निकल सकते हैं। चलिए करते हैं, सबसे पहले अगर इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू है यानी बराबर नहीं है, तब वहां पर समाधानों की संख्या जो होगी वो निश्चित हो जाती है, अनिश्चित नहीं रहती। अब अनिश्चित कैसे बनेगी, तो करके देखते हैं पहले, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो A1 कितना है, A1 5 है, और A2 कितना है भाई, A2 3 है। ठीक है, सॉरी अपने उल्टा करते हैं इसको, ऐसे नहीं है, A2/में A1 होता है, ठीक है, B2/में B1 होता है, C2/में C1 होता है। चलिए A2 कितना है, A2 का मान 3 है, यानी पहले समीकरण में x का मान, दूसरे समीकरण में a का मान 3/5 हो गया। फिर बराबर ये किसके, B2/में B1, B2 का मान कितना है, B2 ये रहा, माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, बटा में B1 का मान कितना है, माइनस का 15 है, माइनस का 15 है, बराबर C2 का मान कितना है, 24/5 है, C2 का मान कितना है, 24/5 है, और C1 का मान कितना है, 8 है, तो इसके बटा में भी क्या लगा दूंगा, 8 लगा दूंगा भाई, ऐसे कर लूंगा ना। तो चलिए यहाँ 3/5 को और ज्यादा नहीं काट सकता, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है ना, कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल,
ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 के पाड़े से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, देखो बराबर हो गए हैं, बराबर ये कटेगा क्या? अच्छा, 8 तिया 24, 3 आ गया ऊपर, तो 3/5, ये भी 3/5 बन गया। बोलो तीनों मान बराबर आए क्या? तीनों मान जब भी बराबर आते हैं, इसका मतलब होता है उसके जो समाधान बनते हैं वो अनंत बनते हैं। तो एक अनंत रूप से कई समाधान इसके बन सकते हैं। ठीक है, आई कहानी समझ में? ये छोटा सा हमारा एक प्रश्न और था। कौन सा आरेख? अच्छा, आरेख तो दिया नहीं यहाँ पे, आरेख है क्या कहीं पे? यहाँ भी कोई आरेख है नहीं, आरेख नहीं है, कहाँ बताएं? चलो बना देता हूँ, पहले से आरेख कहीं दे रखे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर, सैलामेंडर एक मेंढक का, सैलामेंडर एक मेंढक का क्या होता है भाई? सैलामेंडर एक मेंढक का प्रजाति है, मेंढक की प्रजाति सैलामेंडर, ठीक है, या मछली मान लो यार एक, ठीक है, मेंढक की प्रजाति है। तो इसके वेन आरेख बना लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पेपर की हार्ड कॉपी है, बना लेते हैं। तो ए ऑप्शन में उसने ऐसा आरेख दे रखा है, तीनों को कट करते हुए। बी में ऐसा दे रखा है, सी में इस प्रकार से इंटरसेक्ट है तीनों, और डी में 2 इंटरसेक्ट है और एक अलग से। हाँ, 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। आगे वाला है, अच्छा इसमें एक वेन आरेख है, उसमें क्या है? इसमें एक वेन आरेख है जिसमें ये दिया गया है कि ये लो, और इसमें संख्याएं लिखी गई हैं। क्या क्या संख्या लिखी है पेपर में? यहाँ पर थी 200, यहाँ है 120, यहाँ है 100, यहाँ है 220, यहाँ है 110, यहाँ है 80, यहाँ है 170। ये है संस्कृत वाला भाग, ये है हिंदी का भाग, ये है अंग्रेजी का भाग। ठीक है, आइए अब पीछे वाले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच संबंध बताता है भाई? सैलामेंडर बता दिया मैंने, एक जीव है। पेड़, सागौन क्या है? एक प्रकार का पेड़ है। तो मेरे को बताइए, पेड़ का आरेख ये हो जाएगा, सागौन इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि पेड़ के अंदर क्या है? सागौन है। और सैलामेंडर का इनसे कोई संबंध नहीं, सैलामेंडर को अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा। सिंपल है, यही दिया हुआ था वहां पे। नेक्स्ट आइए, 1000 व्यक्ति है और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के ज्ञान से सर्वेक्षण का परिणाम साथ में बने वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया। मैंने वेन आरेख बना दिया है यहाँ पे। तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को न जानने वालों का अनुपात क्या है? हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, न जानने वालों का अनुपात, संस्कृत को न जानने वाले और तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। मेरे को बताओ, तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले कहाँ आएंगे? ये 200 अंग्रेजी वाले हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी वाले हैं, ये केवल हिंदी वाले हैं, ये संस्कृत और हिंदी वाले हैं, ये अंग्रेजी और संस्कृत वाले हैं, ये केवल संस्कृत वाले हैं। समझ में आई मेरी बात? उसने कहा है कौन किस किस का अनुपात पूछा? तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले। तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले का मतलब तीनों सर्किल इंटरसेक्ट होंगे, यानी 100 हैं वो हिंदी में भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो उसका अनुपात यानी 100 का अनुपात किसके साथ निकालना है? संस्कृत को न जानने वाले। और संस्कृत को कौन नहीं जानता? संस्कृत इस घेरे से जो बाहर है वो संस्कृत को नहीं जानते। बोलो कौन है? 200, 120, 220, 200, 220 कितने? 420 और एक 540। ठीक है, तो यानी 200, 120 और 220। ठीक है, ये तीनों चीजें जो हैं ये संस्कृत को नहीं जानती, बाकी इस घेरे के अंदर आने वाले संस्कृत को जानते हैं भाई, यही तो बताया वेनारेख में। तो ये हो जाएगा 540। तो काटो इनको, काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। बोलो इसको काटो, 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 5 अनुपात, इधर भाग लगाओगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, 5/27 यानी 5/27। तो हमारा उत्तर हो जाएगा D। ठीक है, यही तो बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को क्या? ठीक है, आगे आइए।
निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा है, अगला अक्षर कौन सा आनी चाहिए। के, एल, जे, एम, ये शायद पीछे वाला क्वेश्चन ही अपने रिपीट हो गया, पीछे मैंने ये भी करवाया था ना एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करोगे तो यहाँ से देखो, इधर से स्टार्ट, उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, उल्टे में लिखे हैं, जी का एच, फिर आई, फिर जे, फिर सॉरी, फिर यहाँ पर जे के बाद के, इधर से पढ़ोगे, फिर इधर से लग जाओ, एल का एम, एन, ओ, पी, फिर आगे क्या आ जाएगा, क्यू, यहाँ क्या आएगा। अच्छा, इधर एफ रख के देखोगे तो ये बन जाएगा एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। बन गया कि नहीं बन गया। तो क्या आना चाहिए, एफ। आगे वाला पूछता तो क्यू, लेकिन यहाँ वाला पूछा है तो ये हो जाएगा एफ इसका आंसर। चलिए, विषम पद को ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दी गई है, इसमें अपने देखते हैं कि विषम पद कौन सा बनने वाला है। ठीक है, दो तरीकों से बना सकते हैं विषम पद। भाज्य का अगर तरीका लगाएं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ये तो। अच्छा, पीछे वाले दो का गुणा करो, 2 को 5 से किया तो कितना आया, 10। ठीक है, 10 को 15 से 50 से किया तो कितना आया, 500 आ गया। फिर 50 को 500 से किया तो यहाँ आना चाहिए था 25,000, यानी 25,000 आना चाहिए। यहाँ 5,000 दे रखा है, समझ रहे हो मेरी बात। पीछे वाली दो संख्या गुणा आगे वाले का है। 2 को 5 से, 2 5 10, फिर 5 दाया 50, फिर 50 इंटू 500 है 10 इंटू 500 500, फिर इस प्रकार से इस प्रकार चलता गया। समझ रहे हो मेरी बात को क्या। ठीक है, तो दोबारा देख लो, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया, 5 को 10 से गुणा किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर 10 को 50 से गुणा किया तो 500 आ रहा है, और 500 को इससे गुणा करूंगा तो यहाँ आना चाहिए था 25,000, लेकिन यहाँ 5,000 दे रखा है, जो क्या है गलत है। तो यहाँ पर 5,000 नहीं आना चाहिए, 5,000 ही क्या है विषम। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हमेशा एक ध्यान रखा करो, ऐसे जब भी प्रश्न आए, सोचना विचारना नहीं है, तुरंत इनके अंक लिख दिया करो। अंक लिखती आपके दिमाग में आएगा। बोलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 5 है भाई, 5 है। ठीक है, अंक लिखोगे P3C, फिर आ रहा है R5F, फिर आ रहा है T8I, और फिर आ रहा है V12L। अंक लिखो सबसे पहले, अंक लिखते जाओ बस, और कुछ नहीं करना। बोलो, P का 16, C का 3, R का 18, F फिक्स 6, T20 I का मतलब 9, और V का मतलब होता है UVV 23 22, और L का मतलब होता है 12। अब देखो, बीच वाले का पहले निकाल लो क्या बन रहा है। बीच वाला क्या है, 3 से 5, 5 से 8, फिर 8 से 12, यानी यहाँ जोड़े मैंने कितने, 3 और 2 5, यहाँ जोड़े मैंने 3, यहाँ जोड़े मैंने 4, आगे वाले में जोड़ूंगा 5, तो बीच वाली संख्या 17 आएगी क्या, 12 और 5 17, तो 17 तो सभी में कहानी खत्म होगी। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ देखो क्या बन रहा है, साइडों वाले कैसे निकालोगे, 16। देखो, P का R से क्या संबंध है, 2 जोड़ते हुए, R का T से क्या संबंध है, 2 जोड़ते हुए, T का Y से क्या संबंध है, 2 जोड़ते हुए, और आगे वाले क्या आएगा, बोलो 22 में 2 जोड़ूंगा तो 24, और 24 पे क्या आता है, X आता है। 24 पे क्या आता है, X आता है। इधर वाली संख्या निकालूंगा, और इधर वाली निकालने के लिए क्या क्या तरीका लगाऊंगा, इधर देखना, तरीका लगाओ। बोलो, सी पे 3, 3 से 6, यानी कि क्या किया, 3 जोड़ दिया, फिर इधर 9, 3 जोड़ दिया, फिर आगे 3, फिर 3 और जोड़ दिया, तो 3, 12 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, 15। और 15 पे कौन आता है, अच्छा इधर वाला संबंध क्या बना, इधर वाले पे आ गया एक्स, बीच में हमारा 12 और 5 17 आने वाला था, और फिर इधर एल, एल के साथ क्या संबंध बनेगा, एल 12 पे है, और इधर से 3 जोड़ूंगा तो 15 पे कौन आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा ओ। ठीक है, अजोटी याद है, तो एक्स 17 ओ, यही बनेगा, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन वो आ गए हैं आपके शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, कहाँ थे, तक थे शैक्षिक प्रबंधन के, इंग्लिश के आ गए हैं, हिंदी के आ गए, आ जाओ। हमने पढ़ ली कौन सी, रीजनिंग और मैथ के और साइंस के पढ़ लिए, अब हिंदी और इंग्लिश बच गए हैं। अच्छा, किस विकल्प में सही शब्द, सही विलोम शब्द नहीं है, सही विलोम शब्द नहीं है, किस विकल्प में नहीं है। देखो, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, अनुर्वर का मतलब होता है अनुपजाऊ, ये मतलब विलोम शब्द सही है बिल्कुल। इप्सित अभीप्सित, इप्सित भी इच्छा ही होती है और अभीप्सित भी इच्छा ही होती है, दोनों ही इच्छा के पर्यायवाची हैं। मैं आपको बता दूं, ईप्सा कह दो, ईप्सित कह दो, और अभीप्सित कह दो।
ये तीनों ही क्या है, इच्छा के पर्यायवाची है। तो ये तो भाई ईप्सित और इप्सित एक ही बात है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, बीरू का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है, और निर्भीक का मतलब हो गया बिना डरा हुआ, तो विलोम है। श्वेत का यानी सफेद श्याम का मतलब सांवला, तो ये भी एक दूसरे के विलोम है। ये विलोम सही है, ये विलोम सही है, ये विलोम सही है, ये गलत है भाई। उसने पूछा है नहीं है, तो ये टुकड़ा नहीं है, ये तो एक ही चीज को बताता है। आइए, हलाहल का विलोम शब्द होगा। अब सबसे पहले हलाहल पता होना चाहिए। हलाहल कहते हैं जहर को, विष को कहते हैं भाई। हलाहल कहते हैं गर्ल कह दो, विष कह दो, जहर कह दो, हलाहल कह दो, हलाहल कह दो, ठीक है। अमृत का विलोम है ये। किसका विलोम है? अमृत का विलोम है। तो अमृत का पर्यायवाची ढूंढ लो, बस बात खत्म। अमृत का विलोम, अमृत के विलोम है। और अमृत के तो विलोम है ऊपर वाली चीजें, जहर के क्या है? पर्यायवाची है। तो विलोम शब्द पूछा है, तो विलोम अमृत का देख लो बस कौन है, यानी जहर का विलोम देख लो, अमृत का पर्यायवाची देख लो, यानी सुधा। भाई गर्ल भी होता है, हलाहल का विलोम नहीं है। गर्ल हलाहल का विलोम नहीं, हलाहल को ही गर्ल कहते हैं। विलोम का मतलब उल्टा ढूंढना है, तो हलाहल का विलोम हो जाएगा क्या? शुदा, यानी अमृत। ये तो अमृत को कहते हैं, ये भी वही चीज है। ये नहीं है, ये गाय को कहते हैं, या फिर वर्षा गाय को भी बोल देते हैं, एक पर्यायवाची और होता है वर्षा का, ठीक है। गर्ल ये भी हलाहल को ही कहते हैं। तो विलोम सब ढूंढना, तो विलोम क्या हो जाएगा? सुधा। सुधा तो अमृत को कहते हैं, अमृत और विष एक दूसरे के क्या है? विलोम। पंगु का विलोम, पंगु का मतलब होता है विकलांग आदमी, ठीक है, डिसेबल आदमी जो होता है उसको कहते हैं। तो अपाहिज जो होता है, शक्तिहीन होता है, लंगड़ा होता है, ये तीनों किसके हैं? पंगु के पर्यायवाची हैं। ये तो पंगु के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। डिसेबल के क्या हैं? पर्यायवाची। ये तो है पर्यायवाची। इसका उसने पूछा है विलोम, तो विलोम कौन होगा? सुडोल। जो व्यक्ति सुडोल है वो पंगु कैसे हो सकता है? पंगु उसको कहते हैं जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा सुडोल। आगे आइए, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थी में से नहीं है? वाणी के अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब होता है एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो एक से ज्यादा अर्थ, वाणी के एक से ज्यादा अर्थ कौन कौन देते हैं भाई? वचन वाणी को कहते हैं। रसना, रसना किसको कहते हैं? भी जीव का पर्यायवाची, और जीव को ही कहते हैं वाणी। अच्छा, सरस्वती भी वाणी का पर्यायवाची है। तो वाणी के पर्यायवाचियों में यानी अनेकार्थी शब्दों में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और ये भी शामिल है। उसने कहा कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? तो तीर कैसे कह दोगे वाणी को? वाणी को वचन कह सकता हूँ, वाणी को रसना कह सकता हूँ यानी जीव का पर्यायवाची, वाणी को मैं सरस्वती कह सकता हूँ, लेकिन तीर कैसे कह दूं वाणी को? ठीक है, नहीं कह सकता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे आइए, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेना, और इस पृथ्वी पर दो बार जन्म कौन लिया हुआ है बताइए? चंद्रमा। दो बार, महीने में दो बार जन्म लेता है चंद्रमा, इसलिए इसको द्विज कहते हैं। दांत दो बार आते हैं, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं, तो दांत को भी द्विज कहेंगे। पक्षी दो बार जन्म लेता है, पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है, बाद में पक्षी के रूप में जन्म लेता है। तो ये सारे के सारे हैं द्विज, यानी दो बार जन्म लेने वाले। ये सारे के सारे क्या हैं? द्विज, दो बार जन्म लेने वाले हैं। द्विज में और लिख सकता हूं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को भी क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, द्विज चंद्रमा को कहते हैं, द्विज दांत को कहते हैं, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। लेकिन किसको नहीं कहते? उसने कहा द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है, यानी नहीं कह सकता मैं द्विज। हो सकता है हाथ, क्या हाथ दो बार जन्म लेता है क्या? नहीं, एक बार टूट गया तो गया समझो, ऐसा थोड़ी नया निकल आएगा, ठीक है। तो ये हाथ क्या है? द्विज का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे क्या है? द्विज के पर्यायवाची समझो या अनेकार्थक समझो, एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। आगे आइए, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जब भी मॉडल आता है इनडायरेक्ट, ये बात लिखनी थी आगे, ऊपर लिखी हुई नहीं मिली क्या? ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने हैं। आई का नहीं समझ में क्या? अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, मॉडल जब भी आए कैन का कुड हो जाता है, ये तो सबको पता होता है, हाँ है ना, कैन का कुड, ठीक है। तो कुड देख लीजिए किसमें कुड, यहाँ तक किसी में नहीं आया, तो इसमें है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। सैड टू का आस्कड हो जाता है। उसने कहा कि मट वट का मतलब क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो उसने पूछा है, मतलब क्वेश्चन मार्क जब भी लगता है तब सैड वाली बात ही नहीं है, सैड वाली बात ही खत्म हो जाती है, वहां पे आस्कड आएगा पहली बात। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इन बातों का ध्यान रखा करो, ये रूल्स होते हैं कुछ। कैन का कुड, मॉडल चेंज करते हैं कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। और जब भी कोई प्रार्थना की बात आती है तो वहां पे एक्सक्लेम्ड आता है, एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं। प्रार्थना या रिक्वेस्ट की बात आती है, कोई प्रश्न जब भी पूछते हैं तो वहां पे अपने क्या लगा देते हैं? क्या पिला? तो यहाँ पे कैन का कुड हो जाएगा, आस्कड हो जाएगा, ये मैंने बता दी। जब भी प्रश्नवाचक आता है तो आस्कड लगाया जाता है, तो यहाँ पे डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको करते हैं फिर। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग, मतलब
तो हाउ वेल शी सिंग, उसने इतना अच्छा मतलब कैसे सीख लिया ना। तो वो हेल का मतलब जब, सॉरी हेल क्या, वेल, वेल का मतलब होता है अच्छे तरीके से उसने सीख लिया है, गाना सीख लिया है। इतना अच्छे तरीके से कैसे सीखा, तो पीछे क्या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगे, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ना। तो इसको कहते हैं कि विस्मय में, आश्चर्य में पड़ जाना। तो वहां पे अपने क्या करते हैं, जब भी पीछे की जो बात होती है सैड की, उसको एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। किसमें, एक्सक्लेम, तो टोल्ड वाली बात ही कट कर दो, टोल्ड टोल्ड है ना, एक्सक्लेम्ड। दैट सी सिंग वेरी वेल, ठीक है, दैट सी सिंग, सिंग्स नहीं आएगा, सैंग आएगा, है ना। तो ये तो अपने को चेंज, वर्ब को चेंज करना आना चाहिए, ये रूल्स में देख लेना किस प्रकार होगी। चलिए आगे, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। तो टीचर सेड दैट, बस कुछ ही नहीं करना, ये सेम का सेम रहेगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, यही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, विल से नहीं आएगा, सेज नहीं आएगा, सेड, गांधी जी हैड बीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑप्शन वैसे कट हो गया। ठीक है, सेज नहीं आएगा, ठीक है, से नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वे तो कैसे कैसे कट होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल थे ये। आगे, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। प्लीज जब भी आता है इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड, तो सैड वाले ऑप्शन कट कर दो। विजिट माई कंपनी टुमारो, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, क्या होता है भाई, नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको चेंज कैसे करोगे, टुमारो का टुमारो तो कैंसिल ही हो, ये मतलब ये तो कट ही हो गया ना, टुमारो तो रहेगा ही नहीं फिर। तो पहला ऑप्शन बच गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी है नेक्स्ट डे, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। चलिए आगे आइए, काला सेड टू राधा हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, हु, डब्ल्यू एच आ गया ना, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो क्वेश्चन पूछने का मतलब आस्कड, तो ये आस्कड ही आएगा, सभी में आस्कड है, तो फिर कैसे करोगे। काला सेड टू का मतलब हो जाएगा आस्कड हो गया, ठीक है। हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, दैट हु शी वाज स्पीकिंग टू ओवर द फोन, दैट हु शी हैड बीन तो नहीं आएगा, ये कब आता है। ठीक है, काला हैड बीन स्पीकिंग, इसमें भी हैज, सॉरी हैड बीन आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, हाँ आ सकता है क्योंकि स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, तो यहाँ पे हु शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, हु शी हैज़ भी नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अच्छा, हु आस्कर टू स्पीकिंग ओवर द फोन, ये भी नहीं होगा। का 4 नंबर देखो, काला आस्कर राधा हु शी हैड बीन स्पीकिंग टू द फोन, यही सही होगा हमारा। ठीक है, ये सही होगा। ऊपर वाले में यहाँ देखिए, ये क्या है, हु वाज स्पीकिंग, वाज का कोई यहाँ पे नहीं है, ऐसे थोड़ी वाज का वर्क का वाज ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4 नंबर जो उत्तर है ये हमारा, काला आस्कर राधा हु शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा इनडायरेक्ट में बदल गया है। चलिए आज हम यहाँ तक, बस आगे तो नहीं थे क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी वो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, शेड्यूल आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, और किसी ने अगर हिंदी की, संपूर्ण हिंदी का कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, संपूर्ण हिंदी का कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप संपूर्ण हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप पर। संपूर्ण हिंदी का कोर्स, हिंदी नाम से, संपूर्ण हिंदी नाम से, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का नाम दिया हुआ है। अगर किसी को ए टू जेड, यानी ये व्याकरण जो हमारी है, ये ए टू जेड व्याकरण है, और इसका कोर्स किसी ने ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप पर। बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आपको संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण हिंदी का मतलब होता है आपको टीचिंग मेथड्स, आपको एमसीक्यूज, पैनल पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, वीडियो लेक्चर, कम से कम 70+ वीडियो होंगे उसमें, 17+ वीडियो हो सकते हैं उसमें। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल जचा जचाया आपको मिला हुआ है, वहाँ पे देख लेना, क्लासें चल रही उसमें अपलोड होती रहनी धीरे धीरे, सारी का सारा नोट्स आपको, पैनल पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उस संपूर्ण हिंदी व्याकरण में। ठीक है ना, ए टू जेड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है हिंदी के मामले में। तो इसलिए आपको, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो संपूर्ण हिंदी वाला कोर्स, जिसको लगता है कि मेरी हिंदी वीक है, अच्छी नहीं है, ठीक है, और हिंदी में अपने, क्योंकि आजकल प्रत्येक एग्जाम्स में आप देखते हो परीक्षाओं में हिंदी आती ही आती है, उसका वेटेज रहता है, ये चाहे 5% का ही रहे। ठीक है, तो जिसको नहीं आती, डर लगता है, उसका डर बिल्कुल दूर होगा, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आज की क्लास इतनी रहेगी।